डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 175 तक कवर कर लिया था और आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 176 से शुरू करेंगे। जो नए साथी जुड़े हैं चैनल पे पहली बार, उसके लिए हम लोग बता दें कि हम लोग ये 500 VBI ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे हैं। उसका ये पार्ट 6 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 5 तक कवर कर लिया है। जो दोस्तों जो भी अगर 35 में से 35 मार्क्स लाना चाहते हैं, वैसे तो सबको ही लाना चाहते हैं, तो इसलिए प्लीज आपको सभी पार्ट को देखना होगा, तभी 35 में से 35 क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, अगर ये आप 500 VBI ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका 35 में से 35 क्वेश्चन जो है यहीं पे लड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 176, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है। आप लोग पार्ट 5 तक देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप कहीं से भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है। यहाँ पर सिंपली आपको नाभिकीय घनत्व का क्रम पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब। क्या है? किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, तो राइट आंसर ये आपका ऑप्शन बी है। ये आपका यहाँ पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो नाभिकीय घनत्व का क्रम यही होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछा जाता है कि नाभिकीय घनत्व की कोटि में यानी कि किलोग्राम मीटर क्यूब में कितना होता है। तो इसका भी जो राइट आंसर है वही होगा ऑप्शन बी 10⁻17। तो दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस को आप देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है, आपको जो है आंसर को याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 क्या पूछ रहा है? वाहक रेडियो, वाहक जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो, रेडियो मतलब एक प्रकार का वाहक भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेडियो तरंग बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। ठीक है, तो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की जो प्रक्रिया का नाम है, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि उस सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का क्या नाम है जो कि वाहक रेडियो तरंगों पर है। तो उसका जो दोस्तों नाम है मॉड्यूलेशन। क्या है? मॉड्यूलेशन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉड्यूलेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया, मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें या फिर सूक्ष्म तरंगे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूक्ष्म तरंगे, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का सूक्ष्म तरंगे जो है यही भाग जो है प्रयुक्त होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 180, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है डिजिटल सिग्नल एवं एनालॉग सिग्नल, या फिर एनालॉग सिग्नल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में जो सूचना का संकेत का रूप होता है वो कैसा होता है, किस रूप में होता है, कौन से सिग्नल के रूप में होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनालॉग सिग्नल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में जो सूचना का संकेत का रूप होता है वो एनालॉग सिग्नल के रूप में होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 181, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि कोई एच ऊंचाई का एंटीना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो टीवी का संकेत है वो अधिकतम दूरी तक प्राप्त किया जा सकता है, वह है सिंपली आपको बेसिकली इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका V2HR। क्या हो जाएगा? V2HR। ठीक है, HR, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 182 क्या पूछ रहा है? टेलीविजन संचारण में आमतौर से प्रयुक्त आवृत्ति परास है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि टेलीविजन संचारण में जो आमतौर पर आवृत्ति परास जो है वो कितना हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 30 से 300 तक दिया, 30 से 300 तक दिया, दोनों GHz में है या MHz में, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो है MHz में रहता है, ना कि KHz में, ना कि HZ में, ना कि GHz में, तो सिर्फ आपको MHz ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30 से लेकर के 300 MHz। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 183, एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। देखिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, शायद टाइप करने वाला गलत कर दिया होगा, लेकिन एंड और गेट, दो गेट होता है, एक होता है आपका एंड गेट, एक होता है आपका और गेट। ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए और मतलब होता है प्लस, और मतलब क्या होता है प्लस, और एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि डॉट। मल्टीप्लाई को हम लोग डॉट से भी सूचित करते हैं। तो देखिए एंड गेट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, और वहीं पे यहाँ पर प्लस वाला कौन सा हो जाएगा आपका बी, A + B = Y। ठीक है, तो एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और वहीं पे और गेट अगर पूछ लेता तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 184, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब ये हो जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग कांच के अवतल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अभिसारी जो है कम हो जाएगा, अधिक अभिसारी हो जाएगा, अपसारी कम हो जाएगा, फिर अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 184 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कम अपसारी, यानी कि ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? जब भी हम लोग कांच को अवतल लेंस में डुबाएंगे, ठीक है, तो इसका जो अपसारी है वो कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 185, यदि किसी लेंस की फोकस मीटर में हो तो इसकी क्षमता का मान होगा। सिंपली आपको फॉर्मूला पूछ रहा है फोकस का, जो लेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेंस का जो फोकस है वो मीटर में लेना पड़ेगा, तभी हम लोगों को क्षमता निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा हुआ? फोकस में आपका ये दिया हुआ मीटर दिया हुआ। अब आपको सिंपली फॉर्मूला पूछ रहा है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D = 1/f। क्या हो जाएगा? D = 1/f, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है।
ठीक है। तो मतलब कि लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, लेंस की क्षमता बराबर हो जाता है 1/f। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 186। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता होगी। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जा चुका है, यही फॉर्मूला पर आपका बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लेंस की जो फोकस दूरी है वो दिया हुआ है, f बराबर दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे सेंटीमीटर में दिया हुआ, हम लोग को मीटर में बदलना है। इसकी क्षमता होगी तो d बराबर हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है 1/f। थोड़ा सा मैं आपको सोल्यूशन करके देता हूं, वीडियो थोड़ा लंबी बन जाती है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए d बराबर हो गया 1/f। अब यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ये f दिया हुआ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जब हम लोग यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.0 देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर एक और 0 देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे तो 0.005। जिसको नहीं आता सोल्यूशन प्लीज आप लोग अच्छे से सोल्यूशन कीजिए। तो 0.005 हो गया, लेकिन ये है किसमें, सेंटीमीटर में। हम लोग को इसको मीटर में बदलना होगा, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 0, तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर जो इसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर। ठीक है, 5 डायोप्टर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर में तो इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर। आपका 186 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर चाहते हैं इसको और अच्छे से समझना तो प्लीज आप लोग कमेंट करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 100% इसका न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बार बार पूछा जा चुका, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। वैसे भी मेरा सजेशन है कि प्लीज आप पहले न्यूमेरिकल ना बनाएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 187। ये भी क्वेश्चन वही है कि क्षमता +1 दिया हुआ तो इसको फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा बता देते हैं, हम लोग जानते हैं 1/f इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर d दिया हुआ है, d यहाँ पर दिया हुआ, तो f को यहाँ लेके आएंगे, d आपका यहाँ हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/d। अब 1/d, 1 की जगह d की जगह क्या था 1 था, तो 1 से 1 कुछ भी करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। और क्योंकि हमेशा मीटर में होता है तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 187 का। ठीक है, तो 187 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 188। यदि समान फोकस दूरी की दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो, कांटेक्ट में हो, तब संयोग की फोकस दूरी होगी। यानी कि फोकस दूरी जो है वो समान है और अभिसारी लेंस है वो एक दूसरे के संपर्क में, कांटेक्ट में है, तब इन दोनों का जो युग्म है, संयोग है, जोड़ा है, उसका फोकस दूरी कितना होगा, दोनों का मिला करके। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी f/2। क्या हो जाएगा इसका फोकस दूरी f/2, दोनों का मिला करके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 189। 15 का द्विचर तुल्यांक है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 15 का द्विचर तुल्यांक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका 111/2। क्या हो जाएगा 111/2। अगर ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए इसका, अगर सॉल्यूशन चाहते थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। थोड़ा सा इसको समझाने में टाइम लगेगा, कम से कम 10 मिनट। इसे प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। इस पर आपका दो नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा ही ये क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 190। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण है होल एवं इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांजिस्टर जो होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर उसमें जो विद्युत चालन का कारण होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा होल और इलेक्ट्रॉन दोनों। ठीक है, ट्रांजिस्टर मतलब क्या, अगर होल होगा तो भी क्या कहता है, मतलब कि विद्युत का चालन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का चालन होगा। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी विद्युत का जो है चालन करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 191। क्या है, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक है। मतलब पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, विद्युतीय उदासीन होता है, विद्युतीय धनात्मक होता है, विद्युतीय ऋणात्मक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्युतीय उदासीन, यानी कि ऑप्शन ए। तो पी प्रकार एवं एन प्रकार का जो अर्धचालक है वो विद्युतीय उदासीन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 192। अवक्षय क्या लिखा हुआ, अवक्षय क्षेत्र में होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन या फिर केवल विवर, यानी कि होल। विवर भी इसको कभी कभी बोलते हैं, होल को हम लोग क्या बोलते हैं, विवर भी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन विवर दोनों, या फिर इलेक्ट्रॉन विवर दोनों ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ पर सही आंसर कमेंट करना है कि अवक्षय क्षेत्र में जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई नहीं होता, यानी कि ना इलेक्ट्रॉन होता है ना मतलब कि विवर होता। तो इलेक्ट्रॉन और विवर दोनों ही नहीं होते हैं अवक्षय क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 193। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र जो है वो x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव जो है वो क्या होगा, xy तल की दिशा में होगा, xz तल की दिशा में होगा, yz तल की दिशा में होगा, या फिर कहीं भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा yz तल की दिशा में, यानी कि ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, yz तल की दिशा में। तो समरूप विद्युत क्षेत्र अगर x अक्ष की दिशा में हो तो समविभव जो है वो yz की दिशा में होगा। आपको ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ पर zx हो जाता, मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 194। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, ये आवेश नहीं पूछ रहा, आवेश पूछता तो चलो हम लोग 1.9 इंटू 10 पावर 100 दे देते, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 194 का, ठीक है, 1.8 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 195 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिबोई मात्रक है, आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का या फिर कोई नहीं, तो डिबोई जो मात्रक है वो किसका है, तो आवेश का तो नहीं होगा क्योंकि आवेश का कूलम होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विभव का भी नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो डिबोई जो मात्रक होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 196, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है या फिर सतह पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सतह के लंबवत होती है, यानी कि ऑप्शन बी। तो एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह के लंबवत यानी कि 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 197, एक कूलम आवेश बराबर होता है, सिंपली आपको पूछा है कि एक कूलम आवेश को जब हम लोग ईएसयू में डिनोट करेंगे तो वो कितना के बराबर होगा, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो हो जाएगा आपका कितना 2.99 इंटू 10 पे पावर 9 ESU। तो एक कूलम आवेश को जब हम लोग ESU में करेंगे तो वो हो जाएगा 2.99 इंटू 10 पे पावर 19 ESU। माइनस नहीं है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना, माइनस में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो 197 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 198, यदि गोले पर आवेश जो है वो 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगी, यानी कि गोले पर आवेश दिया हुआ आपका कितना 10 माइक्रो कूलम, ये क्या लिखा हुआ माइक्रो कूलम, तो उसकी सतह पर जो विद्युतीय आवेश विद्युतीय फ्लक्स होगा वो कितना होगा, सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 36 पाई इंटू 10 पे पावर 6 न्यूटन पर मीटर पर कूलम, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो गोले पर आवेश अगर ये है तो उसके सतह पर ये भी न्यूमेरिकल्स है, अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज कमेंट करें, सॉल्यूशन करें, मतलब कि कमेंट करें, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 199, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम जो है वो किस पर आधारित है, यानी कि कौन सा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण, ऊर्जा या फिर आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण या फिर आवेश संरक्षण या फिर आवेश या फिर ऊर्जा। तो आपको ध्यान रखना है एक तो प्रथम और एक द्वितीय, तो प्रथम में कौन सा संरक्षण है और द्वितीय में कौन सा संरक्षण है, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए प्रथम जो नियम है किरचॉफ का वो है आवेश संरक्षण पर और द्वितीय जो नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण पर। अब हम लोग को आवेश और ऊर्जा ढूंढना है, तो देखिए आवेश ऑप्शन डी में ही है, ऊर्जा सेकंड में डी में ही है, तो ये चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर है और द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 200, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है, अतिचालक है, अर्धचालक है, विद्युत रोधी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध अगर घटेगा तो वो क्या होगा, अतिचालक होगा, अर्धचालक होगा या फिर विद्युत रोधी होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अर्धचालक, यानी कि ऑप्शन बी। तो तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह जो है अर्धचालक होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 201, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक हीटर है जो कि 100 वाट 200 वोल्ट के तार के बीच से दो टुकड़ों पर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से यानी कि सोर्स से जोड़ा जाता है, तो इसकी शक्ति जो प्राप्त होगी वो कितना होगी। अगर आप इसका भी सॉल्यूशन चाहते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि बहुत टफ है, तो आप लोग अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। आज का 2 या 3 क्वेश्चन हो गया, आप लोग तीनों में कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिर्फ इतना का सॉल्यूशन लिख के कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा इसी पर, ठीक है। तो 201 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40 वाट। जो भी बच्चा अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो 40 वाट को मतलब कि उसका आंसर होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका 202, आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, तो इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं किया जा सकता नहीं है। तो 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब ये संयोजन जो है वो न्यूनतम प्रतिरोध सिंपली आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो 202 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1/3 ओम, यानी कि ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा 1/3 ओम, ठीक है, 1/3 ओम राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, 50,000 ओम होता है, ठीक है, ये 50,000 लिखा हुआ है या फिर इनमें से कोई। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा अनंत, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, लेंज नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम या फिर एम्पियर का नियम, या फिर तो बताएंगे कौन सा नियम है जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका लेंज नियम, यानी कि ऑप्शन ए। तो लेंज नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 205, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एसआई मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एच, यानी कि हेनरी।
क्या हो जाएगा H। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मात्रक है वो H होता है, ठीक है। SI मात्रक क्या होता है H। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चुंबकीय फ्लक्स का, हाँ बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से बिंदु पर उत्पन्न होता है, क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्र उत्पन्न, गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ साथ बदलने से, यानी कि चुंबकीय प्रेरण जो है वो समय के साथ बदलता है, तो किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है? फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा 206 का, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी, ठीक है। तो चुंबकीय प्रेरण के साथ साथ बदलने वाले जो बिंदु पर है वो वैद्युत क्षेत्र बदलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 207, ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल डीसी, केवल एसी, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? दोनों, यानी कि डीसी को एसी में बदलता है या फिर एसी को डीसी में बदलता है या फिर दोनों होता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का क्या हो जाएगा? आप लोग इसका क्वेश्चन को कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर को कमेंट करेंगे 207 का, क्योंकि मैंने पहले भी करा रखा है। आप लोग का देखना चाहते थे कि आप लोग सही से तैयारी करते हैं कि नहीं, और आपको कमेंट जो है वो ईमानदारी से करना है, ठीक है। और एक बात, दूसरी बात है, जो भी क्वेश्चन नहीं बना होगा प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा। मुझे शुरू में ही बोलना चाहिए था, लेकिन चलिए यहाँ पर भी बोल देते हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा उसको आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 208, ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त पदार्थ है वो कौन सा है? मुलायम इस्पात, तांबा, स्टेनलेस स्टील या फिर अल्नीको। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 208 का वो क्या हो जाएगा? मुलायम इस्पात, मुलायम इस्पात, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? मुलायम इस्पात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 209, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, या फिर कुंडली से 45 डिग्री पर, या फिर कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। यहाँ पर कभी कभी 90 डिग्री पर भी दे देता है, ठीक है। तो धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो रहता है, कैसा रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कुंडली के तल के लंबवत, यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? कुंडली के तल के लंबवत, सॉरी, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 210, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही तार से, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उनके केंद्र पर, या फिर वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके अक्ष पर, या फिर परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है? परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कितना 210, कितना हो जाएगा? 210 क्वेश्चन तक कवर कर चुका है, और आपका बच गया है 290 क्वेश्चन। 290 क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। ये आपका पार्ट 6 था, इसी तरीके से पार्ट 7 आएगा, पार्ट 8 आएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपकी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। और अपने दोस्तों को एक बार जम के शेयर कर दे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है, क्योंकि काफी बेनिफिट होने वाला है। 500 ऑब्जेक्टिव जब हम आपको करा देंगे तो 100% है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और बहुत ईजी बात है, मात्र 6 वीडियो में आपका 200 क्वेश्चन कवर हो गया, और 7-8-9 वीडियो में जो आपका मतलब कि 300 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।